हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अनसॉल्व पेपर जीव विज्ञान 2024 का जो चौथा सेट है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक ना। देखिए, इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला 3 सेट पूरा कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वन शॉट वाली वीडियो भी है और वैसी भी वीडियो कई वीडियो में भी है। ठीक है। और ये जो है सेट नंबर आपका 4 वाला है, इसको हल करेंगे आज। ठीक है। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं बहुविकल्पी वाला। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं क्वेश्चन और आंसर सब लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जीव विज्ञान 12th का ये है सेट नंबर 4 2024 का। कोड नंबर है 348 GJ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पहले आता है। आपका क्या आता है? पहले बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो देखिए, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो 4746001276 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए और पीडीएफ को खरीद लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें देखिए, थायमिन। थायमिन नहीं होता है, गलत हो गया। थायमिन होता है। ठीक ना। थायमिन होता है, एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। यूरेसिल नहीं होता है, ये वाला आपका नहीं होता है, ये वाला। और ये सब होता है। ठीक है। थायमिन होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है। यूरेसिल आपका आरएनए में होता है। किसमें होता है? आरएनए में। मुझे लग रहा है ये आंसर पेपर में आंसर जो दिया है गलत दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आंसर पेपर में आंसर क्या दिया है। अभी तो हम सेट नंबर 4 का पहला है, उपस्थित नहीं होता है इसका। देखिए देखिए, यहाँ पर आंसर दिया है क का पहला। क का पहला दिया है ना। क का पहला देखिए इसमें क्या है, सेट नंबर 4 में देखिए क का पहला आपका देखिए थाइमिन है। लेकिन ये क्या होता है? डीएनए में थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। तो क का दूसरा सही हुआ। कौन हुआ? क का दूसरा। तो यूरेसिल आपका नहीं होता है। किसमें होता है? ये आरएनए में होता है। उसके बाद देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया? तो जो मेंडल थे वो अपने जो उनका प्रयोग था, मटर का जो प्रयोग था, उसमें 7 विपरीतार्थ का प्रयोग किया था। ठीक ना। लक्षणों को सम्मिलित किया था। उसके बाद देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग वाला। ये आपका है दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? तो आपका लघु बीजाणु धानी के अंदर ये क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। ठीक ना। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? तो लघु बीजाणु धानी के भीतर। ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्न आ गया आपका। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है, ये भी एक एक नंबर का आपका होता है। तो देखिए, इसमें एक एक नंबर का होता है, तो ऐसा ही आपको आंसर भी देना रहता है। ठीक है। जैसे ये इतना छोटा छोटा आंसर उसमें ऑप्शन वाला होता है ना, उतना ही बड़ा आंसर देना होता है। देखिए यहाँ पर, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? मलेरिया रोग का संचरण एनाफिलीज मादा मच्छर के कारण होता है। जो मलेरिया रोग होता है किसके द्वारा पैदा होता है? तो ये एनाफिलीज एक मादा मच्छर होता है, उसी की काटने से आपका मलेरिया रोग होता है। ठीक है ना। कौन सा? एनाफिलीज। इसका नाम याद रखिएगा, एनाफिलीज मादा मच्छर। अब देखिए यहाँ पर ख वाला है पीसीआर संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। तो ये पीसीआर का देखिए पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। ठीक ना। पी से पॉलीमरेज, सी से चैन और आर से रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए, किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा खरगोश। क्या हो जाएगा? खरगोश हो गया। उसके बाद देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागकण हेतु उपयुक्त है? तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल परागकर्ताओं को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। कौन सा? पुष्प के रंगीन आकर्षक दल जो होते हैं परागणकर्ताओं को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधों के लिए उत्पाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्पाद का प्रयोग किया जाता है हरे पौधों के लिए। ठीक है।
उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 आपका, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन क्या होता है? देखिए, यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। जीवों में यह क्रिया उनकी मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म जीवों का होता है, जो किसी भी जीव के लाश को, यानी कि उसकी मृत शरीर को धीरे धीरे बहुत ही छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उसे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई जीव होता है, जो जीव होता है ना, जब वो मरते हैं तब उनका क्या होता है, अपघटन होता है। यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना या फिर उसको काट काट कर खा जाना। ठीक है, तो वो क्या होता है, वही एक आपका अपघटन कहलाता है। ठीक है, उसको समाप्त कर देना या फिर अपने पारिस्थितिक तंत्र में क्या करना, हिस्सा में मतलब शामिल कर लेना। अब देखिए, किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए। किन्हीं दो किण्वित मतलब जो किण्वित करने से पेय पदार्थ बनते हैं, जैसे आपका एल्कोहल हो गया। ठीक ना, पेय पदार्थ में देखिए किण्वित पेय पदार्थों के कुछ उदाहरण निम्न है। तो यहाँ पर देखिए वाइन है, वाइन का मतलब वही शराब। बियर है, बियर जो आप जानते ही हैं। और देखिए साइडर है, कोम्बुचा कोम्बुचा है, अदरक बियर है, केफिर, क्वास है आदि। ठीक ना, ये सब जितने भी पीने योग्य जो दारू शराब जितने भी प्रकार के बनते हैं, सब ये किण्वित ही बनते हैं। ठीक ना, यानी कि जब तक वह कीड़ों के संपर्क में नहीं आती हैं तब तक नहीं बनते। जैसे कोई चीज़ सड़ा कर बनाई जाती है, उसी प्रकार से उसको सड़ा कर बनाया जाता है। ठीक है, तो पूरा उसको सड़ाया जाता है, जब तक उसमें कीड़ा न लग जाए तब तक सड़ाया जाता है, तब वो बनता है। उसके बाद देखिए ग वाला है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया या निषेचन से भविष्य के शिशुओं के लिए भ्रूण बनते हैं। बाद में सभी भ्रूणों में से सबसे योग्य भ्रूण का चयन करके उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि वह विकसित हो सके। वर्तमान में इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक ना, वर्तमान में कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है। अब देखिए जो आपका इसमें क्या होता है, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया का निषेचन से भविष्य के शिशुओं के लिए भ्रूण बनते हैं। यानी कि ये पहले से ही ऐसे भ्रूण बना लिए जाते हैं जिससे बच्चे जो हैं जो एकदम मतलब क्या हो, हष्ट पुष्ट हो। ठीक है, स्वस्थ हों। बाद में सभी भ्रूणों में से सबसे योग्य भ्रूण का चयन करके, यानी कि जो सबसे अच्छा वाला भ्रूण होता है उसका चयन करके उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, गर्भाशय में छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि वह विकसित हो सकें। वर्तमान में इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है। और ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है, समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में दो अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए समयुग्मजी, यहाँ पर विषम युग्मजी। अब देखिए युग्मजी में किसी जीव में किसी गुण के लिए एक ही तरह के एलील होते हैं। जो समयुग्मजी होता है उसमें एक जीव है तो उसमें एक गुण के लिए एक ही तरह के एलील होते हैं। और इसमें जबकि विषम युग्मजी में किसी गुण के लिए जीव के दोनों एलील अलग अलग होते हैं। ठीक ना, दोनों एलील क्या होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। उसमें देखिए समयुग्मजी को होमोजीनस कहते हैं। जो समयुग्मजी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस बोलते हैं। और विषम युग्मजी को हम लोग हेट्रोजीनस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए राइबोसोम के दो कार्यों को बताइए। राइबोसोम देखिए अंगा वाला क्वेश्चन है, राइबोसोम के दो कार्यों को बताइए। तो राइबोसोम के दो प्रमुख कार्य, पहला है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए में कोडित सूचना का अनुवाद करते हैं। और दूसरा है राइबोसोम पहले से बने प्रोटीन को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जो आपका राइबोसोम होता है यह प्रोटीन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका आता है, बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता पर क्या करना है आपको, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए बहुभ्रूणता आवृतबीजी पौधों के एक बीज में सामान्यतः एक जीवन क्षम यानी कि वाइएबल भ्रूण बनता है, परंतु कुछ आवृतबीजी वंशों में
बीजों में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, यह अवस्था बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, यह अवस्था क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। इतने अच्छे से दिख रहा है आपको, कोई समस्या नहीं, आपको एकदम नोट अच्छे से बनाते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुभ्रूणता आपको समझ में आ गया हो कि आवृत बीजी पौधों के एक बीज में सामान्यतः एक जीवनक्षम यानी कि वाइएबल भ्रूण बनता है, परंतु कुछ आवृतबीजी वंशों में बीजों में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, यह अवस्था बहुभ्रूणता कहलाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बनाना है, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए ये स्त्री केसर यानी कि जो आपका ये पुष्प होता है, जो स्त्री वाला पुष्प होता है, तो ये देखिए पुष्प है, ये पुष्प का स्त्री केसर है। ठीक है, इसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय लिख लेना है। देखो यहाँ पर बोलते हैं सिग्मा और स्टाइल और ओवरी ओवरी ओवेलस। ठीक है ना, ओवेलस ओयूलस। तो यहाँ पर आपको ये ओवेलस है और ये ओवरी है और ये जो आपको डंडी दिख रही स्टाइली है और ये आपको जो दिख रहा है सिग्मा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बना लेना है, बस इसमें कुछ नहीं करना था, चित्र बनाना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियां देखिए कौन सा है, सेमिनल है, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स है, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां आदि। ठीक है, तो 3 ग्रंथियां लिखना था, 3 ग्रंथियां लिख दी, और कहता तो और लिखा जाता। यहाँ पर देखिए प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। यहाँ पर है प्राथमिक उत्पादकता और एक और है द्वितीयक उत्पादकता। देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं ऊर्जा को, प्रकाश संश्लेषण एवं ऊर्जा को रसायन संश्लेषण से यहाँ पर देखो फिर से इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर हम भूल गए तो इसको लिखना, तो फिर से लिखें। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से, फिर इसको लिखिएगा, सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से और ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। इसमें जो द्वितीयक उत्पादकता है, इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण से रासायनिक संश्लेषण से ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है, और इसमें वही होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसे प्रति इकाई समय एवं क्षेत्रफल में मापा जा सकता है। ठीक है, इसको किसमें, इसे प्रति इकाई समय एवं क्षेत्रफल में मापा जा सकता है। इसे ऊर्जा के संचयन, इसे ऊर्जा के संचयन दर, इसे ऊर्जा के संचयन दर को उपभोक्ता के स्तर पर मापा जा सकता है। और इसमें तीसरे पॉइंट हो जाएगी, इसे सकल एवं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। और इसमें आपका हो जाएगा, इसमें सकल एवं शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें द्वितीयक उत्पादकता में विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वाला जो है इसमें प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। तो ये आपका क्या था, ये आपका अंतर था, 3 अंतर था। तीनों आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और ये प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर 5 आ गया। देखिए प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। प्राकृतिक वर्ण यानी कि प्राकृतिक वर्ण कहिए चाहे प्राकृतिक चयन कहिए, बात है कि जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होती हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। इसे योग्यतम की क्या कहते हैं, उत्तरजीविता कहते हैं। डार्विन के अनुसार देखिए प्रकृति ऐसे ही जो धारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, इसे प्राकृतिक वर्ण या चयन कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक होती है ऐसे ही जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, इसे प्राकृतिक वर्ण या चयन कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। प्रतिबंधन एंजाइम के मुख्य कार्य, यहाँ पर देखिए पहला है बैक्टीरिया को वायरस से बचाना। पहला क्या है, बैक्टीरिया को वायरस से बचाना। बैक्टीरिया में मौजूद प्रतिबंध एंजाइम विदेशी डीएनए को काट कर बैक्टीरिया को संक्रमण से बचाते हैं। उसके बाद डीएनए में बिंदु
उत्परिवर्तन का पता लगाना। तो देखिए प्रतिबंध एंजाइम डीएनए में विशिष्ट अनुक्रमों को पहचान कर काटते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है डीएनए में हेर फेर करना। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबंध एंजाइमों का इस्तेमाल प्रयोगशाला में डीएनए के टुकड़ों में हेर फेर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग वाला आता है, 5 का ग है। देखिए अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अपने जीवन काल में भोजन, सुरक्षा, स्थान, जनन आदि अनेक स्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। जब कोई भी जीव वर्ग किसी अन्य पारिस्थितिक आवास में प्रवेश करता है तो यह स्वयं को उस आवास के अनुकूल रूपांतरित कर लेता है। मतलब आप लोग समझें, इसमें जब कोई सभी जीवों में जीवित रहने के लिए अपने जीवन काल में भोजन, सुरक्षा, स्थान, जनन आदि का ये क्या स्पर्धा इनका सामना करना पड़ता है, ठीक ना। भोजन होना चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए उनको, स्थान भी अच्छा चाहिए, ठीक है, जनन भी उनका होना चाहिए। तो ये सब इन चीज़ों की समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जब कोई जीव जो होता है, जब कोई पक्षी है या जानवर है अपने यहाँ अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह कोई दूसरे जंगल में जाता है तो उस जंगल का रहन सहन जैसा होता है उसी प्रकार से वह ढलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वह क्या होता है, तो यह स्वयं को उस आवास के अनुकूल रूपांतरित कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। आगे चलते हम लोग। रूपांतरित कर लेता है, इसके फलस्वरूप विभिन्न आवासों में पहुँचने पर नई जातियों में विकास के इस प्रक्रम को अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, देखिए इसके फलस्वरूप विभिन्न आवासों में पहुँचने पर नई जातियों में विकास के इस प्रक्रम को अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का घ आ गया। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। तो अनिषेक जनित फल बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल होते हैं। इनमें बीज नहीं होते हैं, इन्हें बीज रहित या कुंवारी फल भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें जिन फलों में बीज नहीं होते हैं उनको बीज रहित या कुंवारी फल भी कहते हैं। उसके बाद देखिए ये सामान्य फल की तरह दिखते हैं। ये कैसे दिखते हैं, सामान्य फल जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, जैसे सेब हो गया वैसे ही दिखते हैं, ठीक ना। सेब है, सेब संतरा की तरह। यहाँ पर देखिए पहला देखिए अनानास में आपका बीज नहीं होता है। केला दिया है, इसमें बीज नहीं होता है, तो इनमें बीज नहीं होते। तो ये देखिए खीरा में तो बीज होता है। अंगूर में नहीं होता है। संतरा है, परसिमोन है और ब्रेड फ्रूट जैसी कई किस्मों में पार्थेनोकार्पी स्वाभाविक रूप से होती है, ठीक है। ये क्या होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। अनिषेक जनित फल पौधों और जानवरों दोनों में हो सकते हैं। जो अनिषेक जनित होता है यह पौधों और जानवरों दोनों में हो सकता है। जानवरों में अनिषेक जनित फलन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फलन पौधों और जानवरों दोनों में हो सकते हैं। जानवरों में अनिषेक जनित फलन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेक जनित फलन पौधों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बीज रहित फल शाकाहारी जानवरों के लिए आकर्षक होते हैं। जिसमें बीज नहीं होते हैं वो वाले फल जो होते हैं वह शाकाहारी जानवरों के लिए क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। यानी कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें बीज नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6 का क है। देखिए कह रहा है कि अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। अपसारी विकास को क्या करना है, उदाहरण के द्वारा आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा है सेट नंबर 2 में 348 GH जिसका कोड है। प्रश्न नंबर 8 का अथवा का दूसरा वाला देखिए, ठीक ना। यानी कि ये प्रश्न नंबर सेट 2 में हो चुका है। ये प्रश्न किस में हो चुका है, सेट 2 में हो चुका है। वहां पर आप जाकर देखिए, नहीं तो आप लोग अगर देखे होंगे सेट 2 में तो देख लिए होंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये देखिए सेट नंबर 2 का ये प्रश्न नंबर 8 है। अथवा देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मानव रक्त में लसिकालु और अपसारी विकास। तो अपसारी विकास को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए अपसारी विकास, ठीक है। इसको देखिए अपसारी विकास किसी एक जाति के जीव जब
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने अपने क्षेत्र के पर्यावरण के अनुरूप क्या अनुरूप आकारिक परिवर्तन होने लगते हैं। इससे पूर्व जाति की मूल समष्टि क्या होती है, कई नई समष्टियों में बट जाती है। इसे अनुकूली अपसरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुकूली अपसरण कहते हैं। इस प्रकार अलग हुई प्रत्येक समष्टि नई जाति में विकसित हो जाती है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में बनने वाली नई जातियों को विस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं। इस प्रकार जाति का विकास अपसारी विकास कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार जाति का विकास क्या कहलाता है, अपसारी विकास कहलाता है। तो ये आपको अपसारी विकास को लिख लेना है, आपको लिख लीजिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये प्रश्न नंबर ख, अंतरण RNA पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरण RNA, ठीक ना, जिसको ट्रांसफर RNA बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह कोशिका की कुल RNA का 15 से 18% होता है। यानी कि कोशिका में जितना RNA है पूरा कितना ये है, 15 से 18% होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सबसे छोटे व लघुशील अणु होते हैं, अतः इन्हें विलेय RNA अणु भी कहते हैं। इनका निर्माण केंद्रक में DNA के सांचे पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, DNA के सांचे पर होता है। कार्य भी देख लीजिए, कार्य, ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको कहाँ पर लाते हैं, राइबोसोम्स पर लाते हैं, और वहां पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो ये वाला आपका है प्रश्न नंबर 6 का ग, ओपिआइड्स ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ओपिआइड ड्रग देखिए क्या होता है, ओपिओइड या ओपिआइड का ये बात एक ही है। ठीक है, ओपिओइड वे यौगिक हैं जो केंद्रीय और परिधि तंत्रिका तंत्र तथा जठरांत्र मार्ग में मौजूद ओपिओइड रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। ओपिओइड का उपयोग आमतौर पर दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दर्द के, जहां पर दर्द होता है। ठीक है, अगर दर्द हो रहा है तो इस ड्रग्स को खाने पर क्या होता है, दर्द रुक जाता है। ठीक है, और दर्द से राहत के लिए और दस्त में भी दवा के रूप में दिया जाता है। हालांकि उन्हें अक्सर उत्साह पैदा करने वाली दवाओं के रूप में लिया जाता है। ओपिओइड उन आम दवाओं में एक है जिसका कैनाबिनोइड्स के साथ दुरुपयोग किया जाता है। देखिए, इसका एक दुरुपयोग भी है, क्या है, देखिए, जिसका जो कुछ दवा ऐसी होती है ना जो दुरुपयोग में आती है। तो ये देखिए, ओपिओइड और कोकेन को मादक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जैसे कोकेन आप जानते हैं, ड्रग्स जानते हैं ना, उस प्रकार से इसका भी उपयोग किया जाता है। यह लत पैदा करता है। यह क्या करता है, जो कोकेन होता है, ड्रग्स, हीरोइन जो होता है, ये सब क्या करता है, एक लत पैदा करता है, और अधिक मात्रा में सेवन घातक हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में करेंगे तो आपका मतलब बहुत ही घातक हो जाएगा। ठीक है, नुकसानदायक। यदि लंबे समय तक उपयोग के बाद उन्हें अचानक बंद कर दिया जाता है तो व्यक्ति को वापसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देने लगते हैं, वापसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ है। अब देखिए ये करा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं सेट नंबर 3 में, जिसका कोड 348 GI का प्रश्न नंबर 7 देखिए। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, देखिए यहाँ पर पारितंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप उत्पादक, जो हरे पादप होते हैं उनको हम लोग उत्पादक भी कहते हैं, ठीक है ना, ही कर सकते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा और
सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। ठीक ना, क्या होता है यह देखिए, ये जो होता है आपका सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप ही कर सकते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित करता है। तो जो आपके ये पादप होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, सब क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, संचित करते हैं। ठीक ना। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फिगर है, थोड़ा सा फिगर तो नहीं ऐसा बना है, देखिए यहाँ पर देखिए एक सन है। ठीक है, सन है, ये क्या है, एक सूरज है, सूरज है, ये क्या है, घास है। ठीक है, घास, ये क्या है, घास है। अगर घास को एक खरगोश खाता है, घास को क्या खाता है, ये पूरा प्रकाश जब इस पर प्रकाश आता है तो इस पर 100% ऊर्जा होती है। क्या होती है, इस पर 100% ऊर्जा होती है। तो 100% ऊर्जा को अगर ये खाएगा, घास को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा, या मान लीजिए चूहा खा रहा है, तो ये खाएंगे तो इसको कितना मिलेगा, 10%, इसका 10% ऊर्जा ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% ऊर्जा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 10% ऊर्जा इसको मिली या इसको मिली। उसके बाद जब इस चूहे को सांप ने खाएगा, इस चूहे कौन खाएगा, सांप खाएगा, तो इसको इसका 10% मिलेगा, यानी कि 10% का 10%। तो यहाँ पर देखिए 10% का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका 1% ऊर्जा मिलेगी। किसका 1%, ये सन का जो 100% था, इसको 10% मिला, और वही एनर्जी इसको 1% मिली। अब इस सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। कौन खाता है, बाज खाता है। तो बाज को 1% का 10%, यानी देखिए यहाँ पर 1% का 10% निकालेंगे तो 1 × 10/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1/10 रह जाएगा, तो 10 से भाग करेंगे, 0.1%। कितना पाएगा बाज, 0.1% एनर्जी बस पाएगा ये। अब इसको अगर खा रहा है खरगोश को, तो ये 10% का 10% पाएगा, यानी कि 1% पा जाएगा। लेकिन सांप को खाएगा तो ये कितना पाएगा, 0.1% ही पाएगा। ठीक है, ये 10% का नियम होता है एक। तो यहाँ पर देखिए नीचे कुछ और लिखे, प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 90% जीवधारी की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। केवल 10% संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को हस्तांतरित होती है। ठीक ना, बात समझ में आई। हस्तांतरण के समय भी कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रकार एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में केवल 10% ऊर्जा हस्तांतरित होती है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ लिखे हैं, एक खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी जो होते हैं को केवल 10% ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, उससे दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं उनको केवल 1% ऊर्जा मिलेगी, जैसा कि अभी हम बताए हैं। इसी प्रकार अगली श्रेणी के उपभोक्ता को 0.1% मिलेगी, यानी कि 1% का 10%, यानी कि 0.1% ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार एक से दूसरी श्रेणी के जीव को केवल 10% ऊर्जा पिछली श्रेणी से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। उपभोक्ता में सर्वाधिक ऊर्जा केवल शाकाहारी को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे ज्यादा ऊर्जा कोई अगर पाता है तो कौन पाता है, शाकाहारी पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो आपके हैं वो पादप को खा रहे हैं, यानी कि उत्पादक जो है आपकी घास हो, सें या फिर हरी सब्जियां हैं उनको खा रहे हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी मांसाहारी के तौर पर। यानी कि मांसाहारी के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो शाकाहारी होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी मिलती है जो साग सब्जी खाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न आ गया। विस्तृत उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो सेट नंबर 3 में 348 GI का प्रश्न नंबर 6 देखिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में भी ये पूछा है, तो चलते वहां पर देख लेते हैं इसको। यही क्वेश्चन है, देखिए मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ये भी और वो भी। ठीक है, बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। नए उत्पादों एवं सेवाओं हेतु प्राकृतिक विज्ञान जीवों, उनकी कोशिकाओं, ऊतकों तथा उनके अंगों व आणविक अनुरूपों का समायोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है।
जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित है। पहला है प्रदूषण नियंत्रण और जैव प्रौद्योगिकी। डीएनए पुनर्योगज तकनीकी द्वारा ऐसे जीवाणु किए गए हैं जो समुद्र में तेल रिसाव के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जीवाणु पैदा किए गए हैं कि जो समुद्र में तेल रिसाव है उसको क्या कर सकते हैं, उस प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी पॉइंट है उद्योगों के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। उद्योगों के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अधिक उत्पादन व उच्च गुणवत्ता देने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव विकसित किए गए हैं जो एंटीबायोटिक, एंजाइम, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल आदि के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है फोरेंसिक साइंस में जैव प्रौद्योगिकी। देखिए पीसीआर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के प्रयोग ने आपराधिक समस्याओं को निदान सुझाया है। ठीक है, तो जेनेटिक्स का उपयोग करके ये क्या करते हैं, आपका जो पुलिस वाले होते हैं नहीं देखते हैं जेनेटिक्स, यानी कि जो बाल होता है, बाल मिल जाता है तो उससे पता चलता है किसका डीएनए है, किसने मर्डर किया है। नाखून मिल जाए या फिर बाल मिल जाए या फिर ब्लड मिल जाए, ठीक ना, फिंगरप्रिंट मिल जाए तब भी। ठीक है, तो इससे ये आपको मतलब क्या आपराधिक समस्याओं का निदान सुझाया है। तो यहाँ पर देखिए चौथी पॉइंट है पारजीवी जंतुओं के निर्माण में से रोगों के अध्ययन। जैविक उत्पादों जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के उत्पादन, अल्फा लैक्टेल्ब्यूमिन के उत्पादन में सहायता मिली है। तो ये आपको लिख लेना है कौन सा, मानव कल्याण में या फिर कृषि के महत्वपूर्ण ये उपयोग है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 का अथवा लाए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेख निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया देखिए इसको बोलते हैं पीसीआर, ठीक ना, क्या बोलते हैं पीसीआर, इसको पॉलीमरेज चैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक ना, पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। पीसीआर के मुख्य 3 चरण निम्न है। पहला है निष्क्रियकरण और तापानुशीलन और विस्तार। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ये वाला आपको फिगर बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम कलर किया वैसे कलर भी कर लेना। तो ये देखिए प्रवर्धी भाग है और यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए द्विलीडियन डीएनए है। ठीक ना, डीएनए है। तो ये निष्क्रियकरण है। इसका क्या होता है, ये देखिए अब तापन जब इसका होगा तो तापन में आपका दो ठे कलर रहेगा, 2 कलर रहेगा। उपक्रमण, तापानुशील, देखिए इसको मतलब इसी तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका जो कहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेख निरूपण करिए। तो यहाँ पर जो आपका यही है आरेख निरूपण। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है, बना लेना है। इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ऐसे करके आपको बना लेना है। ठीक है, नाम उम लिख लीजिएगा जैसे जैसे लिखे हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए उसका उपयोग देखो, पीसीआर का उपयोग निम्न है, तो उसका उपयोग भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला है रोगों की पहचान में क्या करने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है, रोगों की पहचान करने में किया जाता है कि कौन सा रोग है। ठीक है, दूसरा है उत्परिवर्तन में, तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है, चौथा है डीएनए क्लोनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, डीएनए क्लोनिंग में किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, उत्परिवर्तन में किया जाता है, रोगों की पहचान में किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देखिए आप, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बायोगैस संयंत्र, यहाँ देखिए इसमें एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है जिसमें अपशिष्ट एक गोबर की करदम यानी कि गोबर होता है। ठीक ना, भरी जाती है। करदम के ऊपर एक संचल ढक्कन रखा जाता है। जैसे सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है जो एक पाइप से जुड़ा होता है। इसी पाइप की सहायता से घर में
बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। क्या की जाती है? बाहर निकाल दी जाती है। उसके बाद इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक ना, जो आपका गोबर बचा होता है उसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। ठीक ना, गांव में जो आपके गांव है वहां पर क्या होता है, गोबर बढ़िया से यानी कि पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाने के लिए जगह छोड़े, यहाँ पर आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, चित्र मैं आपको दे दूंगा ऊपर, यहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र मैं दे दूंगा ऊपर। अब ये देखिए, उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने में तथा प्रकाश के लिए किया जाता है। भारतवर्ष में बायोगैस उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों में हुआ है। इस संयंत्र में मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। ये अनाक्षी जीवाणु सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं और उपापचय के फलस्वरूप CO2, H2 तथा CH4 गैस यानी कि मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। ठीक ना, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? ज्यादातर मीथेन गैस होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का अथवा है कैंसर क्या है? कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 का ग और सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 का क देखिए, तो दोनों में ये पूछा गया है, सेट नंबर 3 में, सेट नंबर 1 में। तो सेट नंबर 1 में कराएं इसको चलते हैं उसको देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कैंसर क्या है? तो देखिए कैंसर क्या है, इसके बचाव और उपचार का उल्लेख कीजिए। तो वही चीज है एकदम, कैंसर असामान्य या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है जो शरीर में कहीं भी शुरू हो सकती है और संभवतः अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकती है। तो यहाँ पर देखिए रुधिर कैंसर उपचार देखिए, रुधिर कैंसर रोगों में कीमोथेरेपी से अस्थि मज्जा नष्ट हो जाती है जिसे स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण द्वारा सही किया जा सकता है। ठीक ना, किया जाता है। बचाव देखिए इसका क्या है, बचाव है तंबाकू का सेवन बंद करना पड़ेगा, वजन प्रबंधन, शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना, सूर्य से स्वयं को बचाना, सूर्य इसमें क्या होता है, स्वयं को बचाना होता है सूर्य से, छाया में रहना होता है, त्वचा को ढकना रहता है। उसके बाद देखिए जोखिम पूर्ण व्यवहार से बचें, सुरक्षित यौन संबंध बनाए। ठीक ना, तो यहाँ पर ये चीजों का आपको ध्यान देना रहता है। तो ये कैंसर था। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 बचा है। प्रश्न नंबर ये अंतिम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और इसमें है, मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वप्रथम भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। संसार के अनेक देशों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। 2 देशों में ही नहीं बल्कि एक ही देश के भिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर देखने को मिलता है या मिलती है। ठीक ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। अब उसी में देखिए आगे कि मानव विकास का अर्थ देखिए, मानव विकास का अर्थ क्या है? मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भोजन, वस्त्र और आवास तथा सुखदायक वस्तुओं को जुटाना ही मानव विकास है। तो देखिए मानव विकास का उद्देश्य क्या है? देखिए मानव विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। सार्थक जीवन का तात्पर्य आय तथा संपत्ति के विस्तार व लंबा जीवन जीने से नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य तथा उपयोगिता भी होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो तथा अपनी बुद्धि और विवेक का विकास करते हुए परिश्रम के बल पर समाज में प्रतिभागिता करें
वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में स्वतंत्र हो तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से पूरा कर सके। तो ये आपका था मानव विकास पर एक निबंध। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम है। संलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए संलग्नता, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति को संलग्नता या लिंकेज कहते हैं। इसके अनुसार एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके एक साथ ही संतान में वंशागति होते हैं। अब देखिए इसका एक उदाहरण है ड्रोसोफिला में संलग्नता, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है, इसको देखिए हम एक फिगर के द्वारा बताए हैं। यहाँ पर ये वाला जो नीला कलर है, नीला कलर वाला जो है ये मक्खी है, ये भी काला कलर वाला ये ब्लैक लॉन्ग है, ये भी क्या है मक्खी है। तो एक छोटा है एक ग्रे कलर है। तो पहले यहाँ पर देखिए पहली मक्खी स्लेटी रंग तथा अल्प विकसित पंख वाली ड्रोसोफिला है। तो ये जो पहली मक्खी है आपको दिख रहा है वही है, ठीक है। दूसरी मक्खी जो है काले शरीर तथा लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला है। तो ये दूसरी मक्खी जो है काले पंख वाली है ड्रोसोफिला। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसका देखिए एक ग्रे कलर का एक गु मिलता है और एक ब्लैक वाला एक गु मिलता है। तो ये क्या बनता है देखिए ग्रे लॉन्ग बनता है, यानी कि एक ग्रे बनेगा और एक लॉन्ग, यानी कि एक लंबा वाला बनेगा और एक ग्रे स्लेटी कलर वाला बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला मिलता है और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर आपका ग्रे वाला ब्लैक वाला मिलता है और इसमें का एक लॉन्ग वाला मिलता है। तो ब्लैक और लॉन्ग मिलेगा तो ब्लैक लॉन्ग बनेगा, यानी कि ये पीढ़ी F2 में है, ठीक ना। ये पीढ़ी F2 में और ये पीढ़ी आपका F1 था, ये F1 पीढ़ी है और ये F2 पीढ़ी है। तो दोनों में देखिए जब ये देखिए दोनों ये देखिए क्या है, ये दोनों देखिए ये आपका ये वाला मिला है, यानी कि ब्लैक वाला मिला है, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रे वेस्टिजियल बना है, ठीक ना। यानी कि आपका ग्रे स्लेटी कलर बना है, स्लेटी रंग बना है, दोनों बराबर बने। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर बने। तो ये वाला देखिए ब्लैक और लॉन्ग और ब्लैक मिला तो ब्लैक लॉन्ग बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका संकरण इसमें भी होता है। अब देखिए पहली और दूसरी मक्खी का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की समस्त संतति का शरीर स्लेटी रंग का तथा उनके पंख लंबे आकार के थे। तो पहली और दूसरी मक्खी का, ये पहली मक्खी दूसरी मक्खी का जब कराया गया तो जो F1 पीढ़ी में समस्त बना है शरीर एक स्लेटी बना है और पंख एक का क्या बना है पंख स्लेटी कलर और पंख लंबा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रे लॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वेस्टियल। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर अब F1 पीढ़ी के नर संकर का संयुग्मजी अप्रभावी मादा से मैथुन कराने पर F2 पीढ़ी में दो प्रकार के संतति जीव बराबर संख्या में बनते। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार के संतति जीव यहाँ पर दोनों संख्या बराबर बने। तो ये दो बना है ब्लैक लॉन्ग और ये ग्रे वेस्टियल बना है, यानी कि स्लेटी कलर बना है, ठीक है। अब देखिए पुनर्योजन क्या होता है। पुनर्योजन देखिए संतति में ऐसे जीनों का संयोजन जो कि उनके पैतृक पीढ़ी में न हो, इस प्रक्रिया को पुनर्योजन कहते हैं। पुनर्योजन समझ में आया। देखिए संतति में ऐसे जीनों का संयोजन जो कि उनके पैतृक पीढ़ी में न हो, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं पुनर्योजन कहते हैं। अब देखिए उस संतति को पुनर्संयोजी कहते हैं। मेंडल ने अपने द्विसंकर क्रॉस में मटर के दो लक्षणों को लिया था जिससे उन्हें F2 9 देखिए 9:3:1 का अनुपात मिला। जीन का DNA खंड अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय के द्वारा समजात गुणसूत्रों में अदला बदली करते हैं जिससे पैतृक लक्षण परिवर्तन होता है। पैतृक लक्षण क्या होता है परिवर्तन होता है। जहां पर क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा वहां पुनर्योजन की प्रक्रिया अधिक होगी। इस प्रकार यदि पुनर्योजन अधिक होता है तो संलग्नता कम पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इधर पुनर्योजन। देखिए इसमें हम समझा देंगे आपको पुनर्योजन क्या है। देखिए ये देखिए A है
और ये क्या है, बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। और यहाँ पर देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए, है ना। अब देखिए यहाँ पर ए स्मॉल स्मॉल, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉसिंग कराएंगे, देखिए इसका और इसका क्रॉसिंग करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्रॉसिंग करा रहे हैं इसका, देखिए कैसे, यहाँ पर आपका देखिए ये ए वाला जो है, ये बी वाला स्मॉल, ये कौन था, ये देखिए बी था, कैपिटल बी है, जो रेड वाला है कैपिटल बी है, और जो ब्लैक वाला ये स्मॉल बी है, तो दोनों का क्रॉसिंग हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों का क्रॉसिंग हो गया, तो ये रेड ब्लैक वाला रेड वाले में आ गया, रेड वाला ब्लैक वाले में आ गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो स्मॉल बी था ये किस में आ गया, रेड वाले में आ गया। और जो आपका ये कैपिटल बी रेड वाला था ये किस में आ गया, ब्लैक वाले में आ गया, कैपिटल बी इतना। तो ये क्या हुआ, इसका क्रॉसिंग हो गया। इसी को हम लोग पुनर्योजन कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पुनर्योजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पूरा को अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका था एक कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी था, और एक कैपिटल ए और स्मॉल बी, जो कि ये जो जगह ले लिया कैपिटल बी का स्मॉल बी, ठीक ना। तो इसमें क्या हो गया, पुनर्योजन हो गया। और यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी हो गया, यहाँ पर भी पुनर्योजन हुआ है, नहीं तो यहाँ पर स्मॉल बी होता है, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी एक वाला ये सेम है। तो ये आपका था पुनर्योजन, और ये आपका था सेट नंबर 4, जो बायोलॉजी का सेट नंबर 4 था, कंप्लीट हुआ आपका, ठीक ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देख करके लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।